हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉब्लम हंट एंड इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ लाइटर एलिमेंट्स। यानी अपने पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से फ्यू शुरू वाले जो भी लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, यानी जिनका न्यूक्लियस हेविली डेंस नहीं होता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के रिलेशन के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनमें से जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है, यानी किसी भी एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितनी संख्या में प्रोटॉन्स मौजूद हैं, उसे ही हम लोग उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। सो द एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने ये चीज़ें पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन हम आज इसे डिटेल में पढ़ेंगे। किसी न्यूट्रल एटम के केस में क्या होता है, न्यूट्रल एटम का मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सके। तो इस केस में क्या होगा, जब भी किसी एटम के अंदर इक्वल संख्या में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर तो होता ही है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के भी बराबर हो जाता है। यानी किसी न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वही एटॉमिक नंबर की भी संख्या होगी, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी हमारे लिए एटॉमिक नंबर को समझना, पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, आखिर क्यों हम लोग एटॉमिक नंबर को समझना चाहते हैं और एटॉमिक नंबर हमारे पीरियोडिक टेबल के लिए क्यों इतने इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो इट आइडेंटिफाइज एन एलिमेंट। दुनिया में 118 अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन सब की एक एक करके पहचान कर पाना काफ़ी मुश्किल काम होगा। तो जिन क्राइटेरिया से हम एलिमेंट्स की पहचान करते हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर बताता है कि आप जिस एटम को देख रहे हो वो कौन से एलिमेंट का एटम है, क्योंकि दुनिया में हर एटम का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर इज़ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता है। हर एक एटम का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है। तो इसी तरीके से कोई भी 2 एलिमेंट कभी भी आपस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं शो कर सकते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि एटॉमिक नंबर हमें किसी एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी के बारे में बताता है, यानी बताता है कि ये एलिमेंट है कौन सा। नो 2 एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी 2 एटम के, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते, इसलिए हम आसानी से किसी भी एटम को पहचान सकते हैं। आपको बस प्रोटॉन्स काउंट करने की ज़रूरत है। और अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वही उनका एटॉमिक नंबर भी होगा। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जैसा कि जानते हैं, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी है। सो अगर आपको किसी न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर पता है तो आप सीधे सीधे उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता सकते हो। सपोज मैं कह रही हूँ कि एक न्यूट्रल एटम है हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 11 होगी, 11 होगी। तो ये है दूसरा इंपॉर्टेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तीसरा इंपॉर्टेंस, हेल्प्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब विद इन द शेल्स इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड है, इसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बताने में मदद करता है। सपोज कोई एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर है 9, तो हम ये जानते हैं कि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दूसरे शेल में मैक्सिमम 8, बट
प्रोटॉन्स है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, तो बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में होंगे। तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिग्रेशन पता चल गया कि पहले शेल में यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल यानी सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहा उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी तरीके से आप यहाँ पे कई और एग्जाम्पल्स लेके समझ सकते हो। सपोज एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 13, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8 एंड 3। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा नंबर 13 विच इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल। अब हम एक और बात जानते हैं, हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ रखी है कि जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो पीरियड नंबर को दर्शाते हैं या पीरियड नंबर को डिनोट करते हैं। यानी सपोज किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप 3 शेल्स फाइंड कर रहे हो। यहाँ पे ही देख लो, इस वाले एलिमेंट के जो कि एल्यूमिनियम है, इस केस में 3 शेल्स है, के शेल, एल शेल एंड एम शेल। ये 3 शेल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये एलिमेंट 3rd पीरियड का है। तो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो पीरियड नंबर बताता है। तो पीरियड और ग्रुप जानने का मतलब हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस बेसिस पे हम ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और अगर हम इसमें 10 ऐड करें विच इज़ इक्वल टू 13, तो ये बताता है कि ये जो एलिमेंट है वो ग्रुप 13 का एलिमेंट है। एग्जाम्पल, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8 एंड 7 विच इज़ इक्वल टू 17 इन टोटल। इसमें 3 शेल्स है, मतलब कि ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है। और क्योंकि इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें अगर हम 10 ऐड करें तो मतलब ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, मीन्स ग्रुप 7A का एलिमेंट है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस है एटॉमिक नंबर का। सबसे पहले ये किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो वो एक यूनिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई भी 2 एलिमेंट्स का, किसी भी 2 अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता है। तो कोई एक एटॉमिक नंबर किसी खास तरीके के किसी यूनिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप किसी भी तरीके से एलिमेंट को पहचान सकते हो अगर आपके पास उसका एटॉमिक नंबर मौजूद है तो। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय Z, आप इसे चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इसका, इट गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जितने नंबर में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर पता हो तो हम सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस था हेल्प इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड है ये भी हमें एटॉमिक नंबर बताता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक नंबर को अगर आप जानते हो तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में लोकेट कर सकते हो, यानी बता सकते हो कि वो किस पीरियड का और किस ग्रुप का मेंबर है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर को हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं। एटम का मास इसे ए से, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? ऐसे मास का मतलब हम लोग किसी भी चीज़ का भार समझते हैं। तो एटम का भार उसके न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स हेवियर होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट फिगर, नॉट एन एक्यूरेट फिगर। तो इलेक्ट्रॉन्स से 2000 गुना भारी होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो एटम का जितना भी मास है, एटम का जितना भी भार है, वो सारा उसके न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है। तो न्यूक्लियस के एंटिटीज़ को ही हम लोग एटॉमिक मास कह देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का भार लगभग नेग्लिजिबल होता है। सो व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब जितने प्रोटॉन्स है और जितने न्यूट्रॉन्स है सभी को मिला के जो संख्या हमें मिल रही है उसे ही किसी एटम का एटॉमिक मास कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक मास को या मास नंबर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को जोड़ने पे हमें ये नंबर प्राप्त होता है, जहाँ पे पी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम लोग एक उदाहरण ले, किसी एलिमेंट में अगर 7 प्रोटॉन्स मौजूद है और 8 न्यूट्रॉन्स मौजूद है तो उसका एटॉमिक मास होगा 7 + 8 यानी टोटल 15। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। What is the relation between atomic number and atomic mass? तो जो एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर का मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की संख्या, और अगर आप एटॉमिक मास को देखो तो एटॉमिक मास का मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम इस P के जगह पे Z को रख कर देखें, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह अगर हम एटॉमिक नंबर लिखे और यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम ज़रा इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं n = a - z, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये रिलेशन है। रिलेशन का मतलब होता है सिंपली फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का मतलब है एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें एटॉमिक नंबर भी आता हो और मास नंबर भी आता हो। तो आई होप आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि जो मास नंबर होता है उसमें अगर हम एटॉमिक नंबर विच इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करें तो बचेगा कौन? न्यूट्रॉन्स ही बचेंगे। ठीक है, n मतलब न्यूट्रॉन्स, a मतलब मास नंबर एंड z मीन्स एटॉमिक नंबर। आई होप आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। Important relations in light elements. Lighter elements जनरली कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को कहा जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 20। तो लाइटर एलिमेंट्स के केस में हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है। सबसे पहले तो जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, इवन मीन्स 2, 4, 6, 8 मीन्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं। एलिमेंट्स हैविंग इवन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स यूजुअली हैव a = 2z। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक पैटर्न को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इस तरीके का दिखता है 2, 4, 6, 8 मतलब इवन नंबर्स, तो उन केस में क्या होता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है। यानी अगर आपका एटॉमिक नंबर है 8 तो एटॉमिक मास होगा 16, मतलब जितने प्रोटॉन्स उतने ही न्यूट्रॉन्स, तभी तो ये नंबर डबल हो रहा है। तो ये बात है। तो इवन एटॉमिक नंबर वालों के केस में इस तरीके का सिनेरियो है। एग्जाम्पल हीलियम को देख लीजिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक मास है 4 विच इज़ जस्ट डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी a = 2z, 2 × z। कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर है 6, सो एटॉमिक मास इज 12, जस्ट डबल ऑफ 6, यानी कि एटॉमिक मास पूरा का पूरा डबल हो जाता है। ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक नंबर है 8 बट एटॉमिक मास है 16, यानी इसका जस्ट डबल। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखने हैं। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4 लेकिन एटॉमिक मास 9 होता है विच इज़ नॉट डबल। नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन के केस में एटॉमिक नंबर है 18, तो इसका एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू दिस रूल 36 होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 40 एटॉमिक मास। सो इन केमिस्ट्री वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। तो आपको किसी एक चीज़ को भी प्रिंसिपल मानकर नहीं चलना है और बिल्कुल भी एक प्रिसाइज लॉ नहीं समझना है। ये बस एक जनरल ट्रेंड होता है या जनरल रूल होता है जो कि कुछ एलिमेंट्स पे लगता है और कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। सो जनरली इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के केस में जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है। एक्सेप्शंस आपको याद रखने, बेरिलियम एंड आर्गन। नेक्स्ट, elements with odd atomic number. Odd atomic number means atomic number 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. So इन सभी केस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर के डबल से भी एक ज़्यादा होता है, यानी डबल करके 1 जोड़ देना, जैसे पिछले केस में बेरिलियम के साथ था। बेरिलियम के केस में क्या हो रहा है कि बेरिलियम में है एटॉमिक नंबर 4
एंड एटॉमिक मास है उसका 2Z+1 मीन्स 2 × 4+1 मीन्स 8+1 यानी 9। सो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ऑड होता है उनके एटॉमिक मास को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो 2Z+1 यानी उनका एटॉमिक नंबर डबल करके उसमें 1 जोड़ के। फॉर एग्जांपल लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3 और एटॉमिक मास है 7, तो 3 × 2 + 1, 3 × 2 यानी 6 + 1 7। वैसे ही बोरॉन के केस में एटॉमिक नंबर है 5 और एटॉमिक मास है 5 × 2 + 1 11, 9 × 2 + 1 19, 11 × 2 + 1 23। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। एक्सेप्शंस है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास जस्ट डबल है, और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास सेम है एज इट्स एटॉमिक नंबर। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक्सेप्शनल केसेस आपको याद रखने होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। व्हाट इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो? किसी भी एलिमेंट के अंदर कितनी संख्या में न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसे जब हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, तो इसे ही हम लोग न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टेबल एलिमेंट्स के न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के बारे में। तो यहाँ पे स्टेबल का मतलब केमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आप केमिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल मत समझना। यहाँ पे केमिकल स्टेबिलिटी की जगह न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, यानी किसी एटम का न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। आपने ये तो सुना होगा कि किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कोई भी एटम अगर है तो उसके बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे या गेन किए जाएंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर बहुत तेज़ी से लूज़ किए जा रहे हैं तो कहेंगे ये एलिमेंट केमिकली काफ़ी अनस्टेबल है, यानी केमिकली काफ़ी रिएक्टिव है। और अगर बहुत तेज़ी से अगर गेन भी कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तब भी हम यही बात कहेंगे कि ये एलिमेंट केमिकली हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन आपने कभी न्यूक्लियस को पार्टिसिपेट करते नहीं देखा केमिकल रिएक्शन में। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका न्यूक्लियस हेविली डेंस होने के कारण काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम काफ़ी स्टेबल एलिमेंट्स है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस स्टेबल माना जाता है। न्यूक्लियस एक बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे जितने ज़्यादा पार्टिकल्स को हम डालते जाएंगे उतनी ही वहाँ की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। कम जगह में ज़्यादा लोग, मतलब बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, ये याद रखना आप लोग। तो जिन एलिमेंट्स के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो नियरली 1 होता है, यानी लगभग दोनों बराबर संख्या में होते हैं, जैसे 5 न्यूट्रॉन्स 5 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स, 11 न्यूट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स, तो इन सभी केसेस में क्या होता है कि रेशियो जनरली 1 ही आएगा। सपोज किसी एलिमेंट में न्यूट्रॉन्स है 13 और प्रोटॉन्स भी है 13, लेट्स सपोज, तो उनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या आएगा 13/13 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका न्यूक्लियस काफ़ी स्टेबल होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि एटॉमिक नंबर 13 को ही मैं स्टेबल यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया था। जिन भी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का रेशियो नियरली 1 आएगा, नियरली 1 मतलब लगभग 1-2 का डिफरेंस हो सकता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या में, तब भी उनका न्यूक्लियस स्टेबल माना जाएगा। तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल है सोडियम, देन फिर पोटेशियम एंड देन कैल्शियम, ठीक है। आप लोगों को इसको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं? जिनका न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। एलिमेंट्स विथ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 और मोर आर रेडियो एक्टिव। जिन भी एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 के बराबर या उससे ज़्यादा होता है तो वो अनस्टेबल माने जाते हैं। न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक हैवी पार्टिकल है और आप इस फिनोमेनन के बारे में बहुत अच्छे से आगे समझोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, यूरेनियम का न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाईली रेडियो एक्टिव। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइन पॉइंट्स में क्या क्या हमने सीखा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसी न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी होता है, यानी उसे यूनिकली डिफाइन करता है। ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो आपका दोस्त अगर कहे कि मेरे पास एक एलिमेंट है x, उसका एटॉमिक नंबर है 23, और दूसरा दोस्त कहे कि मेरे पास एक एलिमेंट है y जिसका एटॉमिक नंबर है 23, तो आप कहोगे कि x एंड y आर सेम एलिमेंट्स, ये x और y सेम एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें कोई भी या किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। ये एक यूनिक एलिमेंट को दर्शा रहा है, रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इनको मिलाकर ही हम मास नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जब आप मास नंबर यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स से एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स घटा दो तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही तो बचेगा। तो यही है इवन एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो उनका जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बीच का रिलेशन है वो इस ऑर्डर को फॉलो करता है। यानी जो एटॉमिक मास है जनरली, यहाँ पे एक्सेप्शंस भी थे, तो जनरली क्या होता है, उनका एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है, जस्ट दुगना होता है। स्टेबल एलिमेंट्स, अच्छा, ऑड एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर का डबल से भी एक ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। और जनरली, ठीक है, हर सेंटेंस के आगे जनरली लगा है, मीन्स आपको आंख बंद करके हर एलिमेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है जिनको आपको याद रखना है, और बाकी सब पे आप ये फ्रीली यूज़ कर सकते हो। स्टेबल एलिमेंट्स जनरली हैव n/p रेशियो इक्वल टू 1 और नियरली 1, यानी जो स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं उनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो जनरली 1 यानी लगभग 1 के बराबर होता है। मतलब इनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या लगभग बराबर होती है। लेकिन जो हाई n/p रेशियो वाले हैं, यानी जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 या उससे भी ज़्यादा होता है, वो रेडियो एक्टिविटी कॉज करते हैं, यानी उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होके ब्रेक कर जाता है और कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एमिट करने लगता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। ठीक है, कीपिंग इट शॉर्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो अगर आप चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट्स कैप्चर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।